हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्ज़ाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। जैसा आप जानते हैं, हमने जेई, सीईटी, नीट के फिजिक्स के क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। तो आज जो हम चैप्टर देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट में आप ईएमआई कहते हैं। आज जो थॉट ऑफ द लेक्चर है वो है डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यानी जो काम करते समय आपको कोई मार्ग या रास्ता या जो आप वे यूज़ कर रहे हो वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप मान के चलिए जो उसका आउटपुट मिलेगा वो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आप जेई, सीईटी, नीट पढ़ रहे हैं और आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आप मेहनत करते रहिए। उसका जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। शाउट आउट की बात करें, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में ही कहा था आपको कि सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन में कि जो उस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर बताएगा उसका नाम मैं शाउट आउट करूंगा, और उस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए यानी 1। सो उसको जिन्होंने आंसर दिया वो है तन्मय, हर्ष, श्रीतेज। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने बहुत करेक्ट आंसर दिया एंड वेरी गुड विथ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो चलिए आज देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे। आज जो टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, लेंस लॉ, induced EMF formula and eddy current, self induction, mutual induction, transformer, AC circuit with resistor, AC circuit with inductor, AC circuit with capacitor, RMS value, आपको इम्पिडेंस जो होता है आपका AC सर्किट यूजिंग LCR यानी इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड पावर। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई, सीईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे पूरा देखिए, बीच में आप मत छोड़िए। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल मीनिंग होता है कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ गिवन एरिया। जैसा आप देख रहे हैं, आपके सामने एक एरिया है, उसमें से जो परपेंडिकुलर लाइंस जा रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो जो काउंट होता है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट के काफ़ी पास है, क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हो जाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया होता है। मैंने आपकी इस टर्म के बारे में मैग्नेटिज्म में भी बताया, बट ये टर्म को हमें बार बार यूज़ करना है इस चैप्टर में, इसीलिए मैंने इस टर्म को स्टार्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सर्किट का चेंज होता है ना, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये जो पिंक कलर का ये एक सर्किट है, एक लूप है और उसके आसपास एक मैग्नेट है। जब वो मैग्नेट मूव होगा या उसके आसपास का करंट मूव होगा, आपको मालूम ही होगा कि करंट के द्वारा भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। सो अगर आपको नहीं पता तो आप मैग्नेटिज्म का पार्ट 2 देख सकते हैं। सो अगर आपके इस लूप में उसके आसपास मैग्नेट है या करंट है और वो आगे पीछे मूव होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे वो मूव हुआ तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सो यही आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है। वेन एवर देयर इज द चेंज ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट एंड इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द सर्किट, उसी सर्किट में प्रोड्यूस होता है। और जो फैराडेज फर्स्ट लॉ होता है ये कोई फॉर्मूला नहीं बताता, ये सिर्फ आपको एक क्वालिटेटिव लॉ बताता है जो सिर्फ एक्सप्लेन करता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो फ्लक्स जो चेंज होगा वो मैग्नेट या करंट के चेंज से होता है। सो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ कम होगा, जिसके कारण आपका फ्लक्स भी कम होगा। सो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अब हम जाएंगे फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ जो है वो आपको बेसिकली फर्स्ट लॉ के आगे का डिराइव करता है, जो आपको फॉर्मूला के टर्म्स में बताता है। तो ये आपको क्या बताता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने इसे हाईलाइट किया क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लिंक्ड विद द सर्किट। सो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, वो रेट ऑफ फ्लक्स के ऊपर होगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स जितने कम समय में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा आपको ईएमएफ मिलेगा। सो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, जिसको अगर हम एक कांस्टेंट डालते हैं और अगर यूनिट सब एक ही सिस्टम के हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा वो बनेगा ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो फैराडेज सेकेंड लॉ है ये क्वांटिटेटिव लॉ है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला और मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाता है। अब हम बात करेंगे लेंस लॉ। लेंस लॉ बेसिकली आपको डायरेक्शन बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, उसके बाद एक करंट भी इंड्यूस होता है। सो लेंस लॉ आपको यही बताता है कि जो करंट इंड्यूस होता है वो अपोज करता है कि और फ्लक्स चेंज होने से। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो ईएमएफ के बाद इंड्यूस होता है इन अ सर्किट is such that the magnetic field produced by the induced current oppose the change in the magnetic flux
मैग्नेटिक फ्लक्स को वो अपोज करता है। सो लेंस लॉ आपको बताता है कि जो मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को रोकेगा। तो जिससे आपको क्या मिलेगा, जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो ये था आपका लेंस लॉ। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करना है कि इस फॉर्मूला से जो हमको डिराइव होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये आपको बताता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ एंड एडी करंट के बारे में बताएंगे। इंड्यूस ईएमएफ के कुछ फॉर्मूलाज भी देखेंगे। एडी करंट क्या होता है? एडी करंट आर लूप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो स्पाइरल पाथ में चलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे पाथ दिख रहा है जो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि वो स्पाइरल है, इसको हम वर्लपूल भी बोलते हैं। अगर वो इस तरीके से घूमते हैं, आपको तो मालूम ही है कि जब कभी भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम करंट कहते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पाइरल पाथ में फ्लो होता है तो जो वो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम एडी करंट कहते हैं। सो आपको याद रखना, नॉर्मल केस में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में जाता है, जबकि अगर वो सर्कुलर स्पाइरल पाथ में जाता है तो उसको हम एडी करंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंड्यूस ईएमएफ के कुछ फॉर्मूलेस, और साथ ही साथ हम एडी करंट के बारे में भी देख लेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। एडी करंट जो होता है वो क्लोज लूप में विद कंडक्टर के साथ जाता है एंड वो परपेंडिकुलर होता है आपके मैग्नेटिक फील्ड को। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एडी करंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूलाज में आपको क्या आएगा, एक फॉर्मूला जो आपको मिलेगा जहां पे हमने पहले ही देखा था कि फ्लक्स को हम मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एंड एक दूसरा फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है E इज इक्वल टू बी एल बी। ये खासकर आपके पास एक प्लेन या रॉड के केस में बनता है, जहां पे आपका B होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, L होता है लेंथ एंड V जो होता है वो वेलोसिटी की कितने वेलोसिटी से आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन आपको क्या बताता है कि जब कभी भी एक कॉइल है, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक कॉइल है और उसमें फ्लक्स चेंज हो गया, तो जब फ्लक्स चेंज होता है उस कॉइल का तो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। यानी वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सेम कॉइल, यहाँ पे याद रखना सेम कॉइल है, देन इट इज नेम्ड एज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो वो बन जाता है E इज इक्वल टू माइनस डी एल आई बाई डी टी, जहाँ पे L आपका सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हम बोलते हैं उसे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो E है वो भी सेम कॉइल में ही आएगा और जो करंट है डी आई का वो भी सेम कॉइल में ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं L के बारे में वापस बता देता हूँ कि वो उसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हमेशा सेल्फ में आपने देखा था कि उसी का ईएमएफ चेंज हो रहा है, उसी में फ्लक्स भी आ रहा है और उसी में करंट भी आ रहा है, जबकि म्यूचुअल में एक में चेंज होगा और बगल वाले में सारा इफेक्ट आएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है और आपके पास एक सेकेंडरी कॉइल है। जब कभी भी फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में चेंज होता है तो उसके नेबरिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ नेबरिंग में इंड्यूस हुआ मतलब करंट भी नेबरिंग में इंड्यूस होगा। सो इसका जो डेफिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नेबरिंग कॉइल है, देन इट इज नेम्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में जो M का फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और जिसका फॉर्मूला बनेगा ES इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो EMF इंड्यूस होगा वो सेकेंडरी कॉइल का होगा, इसलिए वहां पे ES लिखा है सेकेंडरी कॉइल, एंड जो करंट हम इस फॉर्मूला में लेंगे वो हम प्राइमरी कॉइल का लेंगे जो आपको IP के टर्म्स में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके JEE CET नीट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का करंट, जो आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसके आप वैल्यूज को कम ज़्यादा कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर क्या हो गया? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज टू चेंज द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम लो टू हाई और वाइस वर्सा, यानी आप लो से हाई कर सकते हैं एंड हाई से लो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट के ऊपर है, सेल्फ नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये CET में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो याद रखिए ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। ट्रांसफार्मर में अगर आप देखेंगे जब कभी भी वोल्टेज बढ़ता है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि हम लो से हाई भी कर सकते हैं, हाई से लो भी कर सकते हैं। तो इस केस में अगर लो से हाई हो रहा है तो उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। एंड जब वो
हाई से लो होता है वोल्टेज तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर के डायग्राम को देख लेते हैं। आपके पास एक प्राइमरी कॉइल होगा और आपके पास एक सेकेंडरी कॉइल होगा। प्राइमरी कॉइल में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एंड सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। प्राइमरी में एक करंट होगा, सेकेंडरी में भी एक करंट होगा, प्राइमरी में भी वोल्टेज होगा एंड सेकेंडरी में भी एक वोल्टेज होगा। तो जो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज की बात करें जैसे स्टेप अप में, तो वहाँ पे प्राइमरी में मान लीजिए 50 वोल्ट है तो सेकेंडरी में वो 100 वोल्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया। जबकि स्टेप डाउन में अगर प्राइमरी में आपके पास 50 है तो सेकेंडरी में वो 40 हो जाएगा। हम उसके बारे में देखेंगे कि आगे इसके रिलेशंस कैसे आते हैं। इसके रिलेशन ऐसे आते हैं कि अगर आप देख रहे हैं ई एस बाई ई पी यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, दैट इज इक्वल टू आपका करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड करंट इन डिवाइडेड बाय करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वोल्टेज होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स को प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि करंट को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसा हमने अभी भी बात की कि स्टेप अप में आपका जो वोल्टेज रहेगा वो बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी कॉइल के बढ़ेंगे, जबकि करंट जो होगा वो कम हो जाएगा। जबकि अगर स्टेप डाउन है तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कम होंगे एंड करंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसी सर्किट विद रजिस्टर। अब आपको अल्टरनेटिंग करंट को तीन चीज़ों में देखना है। हम रजिस्टर के टर्म्स में देखेंगे, इंडक्टर के टर्म्स में देखेंगे एंड कैपेसिटर के टर्म्स में देखेंगे। अब एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, जहाँ पे मैंने आर को एक रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे, तो इसमें जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो वोल्टेज का मिलेगा E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ई जीरो जो है वो आपका पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। सो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो करंट मिलेगा वो मिलेगा I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। आपको याद रखना है कि जो करंट एंड ईएमएफ का ही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो आपको I0 की वैल्यू है वो आपको E0 बाय आर मिलती है। आर वही रेजिस्टेंस है जो आपने सर्किट में अटैच किया है। इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे फ्लो ऑफ वेव का तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, I की वैल्यू हमेशा E से छोटी ही रहेगी। साथ ही साथ अगर ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट हमें देखना है तो जो टोटल वैल्यू ऑपोजिशन मिलेगा वो आर रहेगा। याद रखिए यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस जो काम करेगा वो सिर्फ आर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसी सर्किट विद इंडक्टर। इंडक्टर आप देख रहे हैं आपके सामने एल से उसको रिप्रेजेंट किया है। इंडक्टर के केस में भी आपका जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे जो करंट जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमें मिलता है कि I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जहाँ पे I0 की वैल्यू होती है E0 बाय ओमेगा एल। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं EMF के केस में आपको यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, जबकि करंट के केस में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, यानी करंट यहाँ पे EMF से 90 डिग्री लैग करता है। अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि करंट यहाँ पे लैग कर रहा है। साथ ही साथ अगर आपको ऑपोजिशन जानना है कि फ्लो ऑफ करंट को, तो वो एक्सएल के बराबर होता है जो ओमेगा एल होता है, और ओमेगा को हम 2 पाई एफ में लिख सकते हैं। याद रखिए इंडक्टर में करंट लैग करता है 90 डिग्री से। एसी सर्किट विद कैपेसिटर। कैपेसिटर जब आप लगाएंगे तो आपको जो ईएमएफ मिलेगा वो E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी मिलेगा। साथ ही साथ जब आप करंट के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको करंट का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जहाँ पे I0 की वैल्यू जो होती है वो E0 अपॉन 1 बाय ओमेगा सी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ईएमएफ साइन ओमेगा टी है एंड करंट जो है वो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ पे करंट जो है वो ईएमएफ से लीड करता है। इंडक्टर में लैग करता था लेकिन कैपेसिटर में लीड करता है, जबकि रजिस्टर के केस में दोनों सेम फेस में होते हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि करंट जो है वो पहले से स्टार्ट हो चुका है, वो 90 डिग्री से 90 डिग्री से लीड कर रहा है। जबकि ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट देखेंगे तो वो एक्सी होगा जो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, एंड ओमेगा को हम 2 पाई बाय एफ कर सकते हैं। तो रजिस्टर के केस में जो ऑपोजिशन था वो आर था, इंडक्टर के केस में वो एक्सएल था, एंड कैपेसिटर के केस में वो एक्सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू। जब कभी भी हमको अल्टरनेटिंग वैल्यू को डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट में प्रोड्यूस करना होता है तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको हम आरएमएस वैल्यू से करते हैं। तो आरएमएस वैल्यू जो होता है वो आपका डीसी के टर्म्स में होता है, जबकि I0 जो है वो एसी में। तो अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में लाना है और जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे, अगर सेम रेजिस्टेंस और सेम टाइम के लिए करंट को हम उस पर फ्लो करते हैं तो उसको अगर हमें ढूंढना है तो हम आरएमएस वैल्यू से। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू I0 बाय रूट टू। यहाँ पे I0 जो है वो पीक वैल्यू है, एंड ERMS का मिलेगा जो आपका वोल्टेज इन डीसी जो रहेगा वो E0 बाय रूट टू होगा। हमने 1 अपॉन रूट टू को 0.70
7 के टर्म्स में लिख दिया। ये दो फार्मूला आपको याद रखना, IRMS एंड ERMS। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हम इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस को साथ में कंबाइन कर देते तब क्या होगा। अगर हम इसे साथ में कंबाइन करते तो जो हमारा टोटल जो अपोजिशन जो रहेगा फ्लो ऑफ करंट, जो रेजिस्टेंस बनेगा वो मिलेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। मैंने आर, एक्सएल एंड एक्सी को आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया है। तो ये जो जेड होता है इसको हम यहाँ पे इम्पिडेंस कहते हैं, जो अपोजिशन होता है टोटल उसको हम इम्पिडेंस टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे करंट क्या प्रोड्यूस होगा, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और जो आपका EMF रहेगा वो रहेगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सेम फेस में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइव कैसे मिलेगा, फाइव का जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाय आर। तो ये आपको याद रखना कि अगर तीनों को कंबाइन कर दिया तो जो आपको करंट मिलेगा वो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, और EMF में भी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और जो उसका रेजिस्टेंस टोटल रहेगा उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में। अगर इसी इम्पीडेंस में या इसी सर्किट में XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाती है तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो मिलेगा 1/2 पाई रूट LC। आपको ये चीज़ याद रखना, ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर आप पैरेलल लगाए या आप सीरीज में लगाए आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम मिलेगी। इस समय आपका जो इम्पीडेंस रहेगा वो सबसे मिनिमम रहेगा सर्किट का, और करंट जो रहेगा वो सबसे मैक्सिमम रहेगा। सो इस समय इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इम्पीडेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी Z इज इक्वल टू R, क्योंकि XL और XC तो सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। सो Z इज इक्वल टू R। याद रखिए जब कभी भी सर्किट रेजोनेंस में होती है तो उसका जो टोटल अपोजिशन या जो रेजिस्टेंस होता है वो R के बराबर होता है। एंड अगर आपको इसका वोल्टेज ढूंढना है तो उसको ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, V इज इक्वल टू IZ, बट यहाँ पे Z की वैल्यू जो है वो R है। तो ये दो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में कभी कभी सीधे बोल दिया जाता है कि सर्किट जो है वो रेजोनेंट में है, तो यहाँ मान के चलिए यहाँ पे जो Z की वैल्यू होगी वो R होगी, आपकी इंपीडेंस इक्वल टू रजिस्टर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर की। अब पावर को अलग अलग टर्म्स में आपको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पावर जो हम बात कर रहे हैं वो एवरेज पावर की बात कर रहे हैं, यानी AC सर्किट विद रजिस्टर, AC सर्किट विद इंडक्टर, AC सर्किट विद कैपेसिटर एंड AC सर्किट विद LCR, यानी तीनों को कंबाइंड। तो अगर जब हम सिर्फ रजिस्टर लगाते हैं तो उस समय जो हमको एवरेज पावर मिलता है वो मिलता है ERMS इंटू IRMS। अगर हम इंडक्टर लगाते हैं तब हमको एवरेज पावर 0 मिलता है। कैपेसिटर के केस में एवरेज पावर 0 होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जब कभी भी आपको पूछा जाए, कुछ भी टर्म दिया जाए और आपको पूछा जाए AC सर्किट का जो इंडक्टर है उसमें एवरेज पावर क्या होगा, तो उसका आंसर सीधा 0 होगा, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम LCR को साथ में कंबाइन करते हैं तो उस समय जो आपका एवरेज पावर मिलता है वो ERMS इंटू IRMS प्लस कॉस इंटू कॉस फाइव। यहाँ पे कॉस फाइव जो होता है वो पावर फैक्टर होता है। सो गाइस ये था आपका EMI का। मैंने आपको शॉर्ट में काफ़ी डिटेल में पूरा कंप्लीटली सिखा दिया। आपको चैप्टर पढ़ना है, एक बार उसे कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप सॉल्व कर लीजिए और आपका EMI पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा।